नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्भित ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूपी बोर्ड 10th क्लास के साइंस के सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना महामारी के कारण सिलेबस को आपका 30% रिड्यूस कर दिया गया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 70% रिमेनिंग जो सिलेबस है आपका, वो उसमें आपको क्या पढ़ना है, और जो 30% आपका रिड्यूस सिलेबस है उसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपकी कौन कौन सी यूनिट जो हैं आपकी आएंगी और कितने नंबर की कौन सी यूनिट होगी। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं पेपर जो है वो 100 अंक का होगा, जिसमें 70 अंक जो है आपकी लिखित परीक्षा और 30 अंक जो है वो प्रयोगात्मक और प्रोजेक्ट कार्य होंगे जो आपको अपने विद्यालय की तरफ से मिलेंगे। ठीक है, इसमें जो है आपको टोटल 33 अंक लाने हैं पास होने के लिए, जिसमें से आपको 23 नंबर आपको लिखित परीक्षा में और 10 अंक आपके प्रोजेक्ट मतलब जो आपके विद्यालय से मिलते हैं। ठीक है, ऐसे करके आपको 33 अंक इसमें लाने हैं। तो सबसे पहले इकाई देखते हैं। इकाई नंबर पहली है आपकी रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, जो आपकी 20 अंक की आएगी। दूसरी आपकी जैव जगत, इसमें जे भी आपकी 20 अंक की आएगी। तीसरी आपकी अपवर्तन, ये आपकी 12 अंक की आएगी। इसके बाद चौथी यूनिट है आपकी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये आपकी 13 अंक की आएगी। उसके बाद 5वीं यूनिट है प्राकृतिक संसाधन, ये आपका 5 अंक की आएगी। टोटल जो है वो 70 अंक का ये सिलेबस हो जाता है। उसके बाद 30 अंक आपका प्रयोगात्मक कार्य और प्रोजेक्ट का हो जाता है, तो टोटली 100 अंक का पेपर हो जाता है। अब जानते हैं डिटेल में सिलेबस कि कौन कौन सी यूनिट में आपको कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहले इकाई 1 रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। तो इसमें सबसे पहले जो है आपकी चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक है आपका रासायनिक समीकरण, उसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तीसरा टॉपिक है संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य। ठीक है, उसके बाद है आपका संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, इसमें आपको कौन कौन सी अभिक्रियाएं पढ़नी है। संयोजन अभिक्रिया पढ़नी है, अपघटन जिसे आपको वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, अपचयन तथा उपचयन अभिक्रियाएं। ठीक है, मतलब उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं। ठीक है, रिडॉक्स अभिक्रिया दोनों पढ़नी है आपको। ठीक है, इसी तरह ही पहले चैप्टर की बात। अब बात करेंगे दूसरे चैप्टर की, अम्ल, क्षार तथा लवण में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले H+ तथा OH आयनों के आधार पर अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा है। ठीक है, ये आपका पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है सामान्य गुणधर्म। ठीक है, अम्ल और क्षार के क्या पढ़ने हैं, आपके सामान्य गुणधर्म पढ़ने हैं। उसके बाद उदाहरण भी पढ़ने हैं अम्ल और क्षार के, और उनके उपयोग भी पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका pH पैमाना की अवधारणा। ठीक है, जो आपका एसिड और बेस के को नापने का जो पैमाना है उसे बोलते हैं pH पैमाना, उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद दैनिक जीवन में pH का महत्व। ठीक है, इसको पढ़ना है। उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि और तथा उपयोग। ठीक है, इसकी आपको विधि पढ़नी है। कौन कौन सी है आपकी, सबसे पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH, व्यंजक चूर्ण और बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो इतने टॉपिक को आपकी बनाने की विधि और उपयोग पढ़ने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। इसी में आपका धातु एवं अधातु। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको सक्रियता श्रेणी पढ़नी है इसमें। उसके बाद धातु कर्म की आधारभूत विधियां हैं। ठीक है, जिसमें आपका झाग प्लावन विधि है आपकी, ठीक है, चुंबकीय पृथक्करण विधि है, तो ये आपको पढ़नी है। उसके बाद संक्षारण तथा उसका निवारण, ये आपको 2 से 3 टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट है आपका कार्बनिक यौगिक। तो इतने कार्बनिक यौगिक में क्या क्या पढ़ना है आपको। तो सबसे पहला टॉपिक वो है आपका कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, दूसरा टॉपिक है। तीसरा आपका समजातीय श्रेणी। उसके बाद चौथा आएगा आपका प्रकात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों, जैसे हेलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन की नाम पद्धति, मतलब IUPAC पद्धति आपको इसकी पढ़नी है। केवल किस की, हेलोजन की पढ़नी है, एल्कोहल की, कीटोन, एल्डिहाइड और एल्केन और एल्काइन की। ठीक है, उसके बाद संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। ठीक है, ये पढ़ना है। उसके बाद कार्बनिक यौगिकों की रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, इसके पढ़ने हैं। इसमें कौन कौन सी रासायनिक गुणधर्म पढ़ने हैं आपको। सबसे पहला दहन है, ऑक्सीकरण है, संकलन है और प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद इसमें एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल। ठीक है, केवल गुणधर्म और उपयोग। केवल क्या पढ़ना है, इसकी बनाने की विधि नहीं पढ़नी है, केवल आपके गुणधर्म पढ़ने हैं, रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म और उपयोग इसके पढ़ने हैं। उसके बाद लास्ट में है आपका साबुन और अपमार्जन, ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक रह जाता है इस यूनिट मतलब इस इकाई में, वो है आपका तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहला है वर्गीकरण की आवश्यकता। ठीक है, उसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी, जिसमें आपको आपका आधुनिक आवर्त सारणी,
ठीक है। और गुणों में उन्नयन, संयोजकता, परमाणु क्रमांक पढ़ना है इसमें, और धात्विक तथा अधात्विक गुणधर्म में पढ़ने हैं, ठीक है। ये तो रही इकाई 1 जिसमें आपकी टोटल केमिस्ट्री के बारे में है पूरी यूनिट। उसके बाद बात करेंगे इकाई 2 जैव जगत, कहने का मतलब ये आपकी बायोलॉजी है, ठीक है, जो 20 अंक की आएगी। इसमें देख लेते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहला इसमें चैप्टर है जैव प्रक्रम। इसमें क्या पढ़ना है आपको, सजीव, पौधों तथा जंतुओं में पोषण, ठीक है। उसके बाद श्वसन पढ़ना है इसमें, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा, ये पढ़ना है आपको। नेक्स्ट है आपका इसमें चैप्टर प्रजनन। प्रजनन में क्या क्या पढ़ना है, तो जंतु तथा पौधों में प्रजनन, ठीक है, लैंगिक अलैंगिक दोनों प्रकार का। उसके बाद प्रजनन स्वास्थ्य में आपको आवश्यकताएं पढ़नी है, और परिवार नियोजन की विधियां पढ़नी है। उसके बाद सुरक्षित यौन एवं HIV और एड्स, इसके बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य, ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपको तीसरे चैप्टर में अनुवांशिकता एवं जैव विकास। इसमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहला टॉपिक है आपका अनुवांशिकता, ये पढ़ना है। उसका मंडेल का योगदान पढ़ना है, ठीक है। लक्षणों की वंशगति के नियम, ये पढ़ने हैं आपको। उसके बाद लिंग निर्धारण, ठीक है, संक्षिप्त परिचय पढ़ना है केवल। उसके बाद विकास की मूलभूत संकल्पना, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है इकाई 3 प्राकृतिक घटनाएं, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो प्राकृतिक घटनाओं में सबसे पहले आपका वक्रपृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, ये पढ़ना है। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना, ये पढ़ना है। वक्रता केंद्र पढ़ना है। मुख्य अक्ष के बारे में पढ़ना है। मुख्य फोकस, फोकस दूरी, दर्पण सूत्र, ठीक है, निगमन नहीं, केवल दर्पण सूत्र पढ़ना है, ठीक है। 1/f बराबर 1/v + 1/u, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें 4 से 6 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें अपवर्तन। तो अपवर्तन में देख लेते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले अपवर्तन के नियम, ठीक है, अपवर्तनांक पढ़ना है। उसके बाद गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन पढ़ना है। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये पढ़ना है। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, लेंस सूत्र, ठीक है। व्युत्पत्ति आवश्यक नहीं, केवल सूत्र आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसमें क्या क्या है आपका। फिर मानव नेत्र में लेंस का कार्य, ये पढ़ना है आपको। दृष्टि दोष एवं निवारण, ये पढ़ना है। गोलीय दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग, ये भी पढ़ना है। उसका प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ये भी पढ़ना है। उसका प्रकाश का विक्षेपण, इतने टॉपिक आपको इस इकाई 3 में आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इकाई 4 विद्युत का प्रभाव। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है विद्युत धारा। उसके बाद विभवांतर तथा विद्युत धारा, ये दोनों पढ़ने हैं। उसके बाद ओम का नियम, उसके बाद प्रतिरोध, उसका प्रतिरोधकता, उसके बाद कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद प्रतिरोधों का संयोजन, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों पढ़ने हैं। उसके बाद एक विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव तथा विद्युत शक्ति, ये पढ़ने हैं। और PVI तथा R में अंतर संबंध, आपस में संबंध जो होंगे उसके वो भी आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट इकाई 4 में नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इसमें सबसे पहला चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ना, क्षेत्र रेखाएं पढ़नी है। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये पढ़ना है। प्रणालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये पढ़ना है आपको। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल, ये भी पढ़ना है आपको। उसके बाद फ्लेमी के बाएं हाथ का नियम, उसके बाद विद्युत मोटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में पढ़ना है। प्रेरित विभवांतर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद प्रेरित विद्युत धाराओं के बारे में पढ़ना है। फिर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ये भी पढ़ना है। विद्युत जनित दृष्टि धारा, प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती धारा आवृत्ति, ये आपको इतने टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट बात करें इकाई 5 की प्राकृतिक संसाधन। इसमें सबसे पहले टॉपिक वो चैप्टर है आपका वो है ऊर्जा के स्रोत। इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप, ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत, ठीक है। उसके बाद जीवाश्म ईंधन पढ़ना है। उसके बाद सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल तथा ज्वरीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नवीनीकरण तथा अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोतों की तुलना, ठीक है। इसमें पहले तो विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं, जैसे आपकी सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और ज्वरीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद नवीनीकरण तथा अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोतों के बारे में, मतलब उनकी तुलना करनी है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर वो है आपका हमारा पर्यावरण। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। सबसे बड़ा टॉपिक है इसमें पर्यावरणीय समस्याएं। उसके बाद अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण, ये पढ़ना है आपको। उसके बाद जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, इसके बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण,
तथा उचित उपयोग, ठीक है। उसके बाद वन तथा वन्य जीवन, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद कोयला तथा पेट्रोलियम का संरक्षण, इतना पढ़ना है। उसके बाद वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी के उदाहरण, ये भी इसमें पढ़नी है। उसके बाद बांध उपयोगिता तथा सीमाएं, इसके बारे में पढ़ना है। जल संग्रहण के बारे में पढ़ना है। प्राकृतिक संसाधनों का संपोषण, ये इतने टॉपिक आपको इसमें पढ़ने हैं। दोस्तों ये तो रहा वो सिलेबस जो आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं जो आपका रिड्यूस हुआ सिलेबस, जो आपको नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले जो चैप्टर आपका धातु और अधातु में जो आपको नहीं पढ़ना है वो है आपका धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म, ये नहीं पढ़ने हैं आपको। आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, ये नहीं पढ़ना है आपको। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ये नहीं पढ़ना है आपको। तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, ठीक है, ये भी नहीं पढ़ने हैं। इसमें आपका डोबे-राइंडर की त्रिक नहीं पढ़ना है, ड्यूरेंट का स्टैक नियम नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जंतु तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, इसमें क्या क्या नहीं पढ़ना है आपको। पौधों में दिशक गति, पादप हार्मोन का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियां तथा अनैच्छिक पेशियां, ये भी नहीं पढ़ना है आपको। उसका प्रतिवर्ती क्रिया नहीं पढ़नी है। रासायनिक समन्वय नहीं पढ़ना है। जंतुओं में हार्मोन, ठीक है, रासायनिक समन्वय जंतुओं में हार्मोन, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना। उसके बाद बात करें प्राकृतिक संसाधन में, तो प्राकृतिक संसाधन में आपका केवल बायोगैस आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है हमारा पर्यावरण, इसमें आपको परितंत्र, ओजोन परत का अवक्षेपण, ये नहीं पढ़ने हैं आपको। उसके बाद अपवर्तन में आपका आवर्धन, लेंस की क्षमता, ये आपको नहीं पढ़ना। उसके बाद आपका प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं पढ़ना है। दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, ये भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद वैद्युत प्रभाव में आपका देखेंगे दैनिक जीवन में उपयोग नहीं पढ़ना है आपको, दैनिक जीवन में इसका उपयोग नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में हम देखेंगे दिश धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ, ये नहीं पढ़ना है। घरेलू विद्युत परिपथ, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको 10th क्लास के साइंस के रिमेनिंग और रिड्यूस सिलेबस के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ये जो वीडियो है वो आपकी हिंदी मीडियम छात्रों के लिए है। मैं इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए जल्द ही वीडियो चैनल पर लेके आऊँगा, ठीक है। तो चैनल पर आप बने रहें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।